आपने चुड़ैल की भूतिया कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ये कहानी आपको डरने के लिए मजबूर कर देगी, इसलिए अंत तक देखें और दर्शक अपने विवेक से काम ले। ऐसी ही कहानियां सुनने में आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है। रायपुर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा पंकज बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल पंकज के दोस्त कुलदीप की थी। पंकज बोला, क्या हुआ कुलदीप, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। कुलदीप बोला, 20 दिन निकल चुके हैं, आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? पंकज बोला, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख, देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फोन रख कहकर पंकज ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। पंकज, अरे अब इसे क्या हुआ कहकर पंकज ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया कहकर पंकज ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। पंकज, अरे ये क्या बकवास है कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने सफेद साड़ी पहने हुए उसकी बीवी रेखा, जो चुड़ैल बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। पंकज बोला, ये नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूं और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। नहीं, पंकज जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। रेखा ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक दिया। पंकज चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, रेखा उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो, रेखा बोली, ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज। कहते हुए रेखा ने पंकज की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। रेखा बोली, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, उसको भी इसी खंडहर में लाकर मारूंगी। रेखा बोली, अब मैं वापस आ चुकी हूं। कुछ देर बाद कुलदीप ने पंकज को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। तभी कुलदीप की पत्नी बोली, पूजा बोली, क्या हुआ कुलदीप, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पंकज ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नियत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल कर रहा है। पूजा बोली, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर पूजत ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक कुलदीप को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने रेखा को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल रेखा ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही कुलदीप डरकर बहुत जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर पूजा जाग उठी। पूजा बोली, क्या हुआ कुलदीप, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर कुलदीप ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कपक भी बंधी हुई थी। पूजा इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद से कुलदीप की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं रेखा की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखे मरता था, लेकिन पूजा के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही कुलदीप चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था।
पूजा इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि कुलदीप इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। पूजा ने सोचा, मैंने गौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। कुलदीप उस खंडहर में मेरी लाश दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा पंकज की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार कुलदीप को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया। उसने देखा कि पूजा बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। पूजा सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। कुलदीप घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। पूजा भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। कुलदीप उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। कुलदीप बोला, रेखा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने कुलदीप को हवा में उठाया और उसको खंडहर में ले जाकर पटक मारा। कुलदीप को आवाज लगाते हुए पूजा भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर कुलदीप चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। कुलदीप बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब कुलदीप ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। पंकज और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर के एक लड़की थी रेखा, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और पंकज चाहते थे कि रेखा को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी पंकज करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। आगे क्या हुआ? शादी के बाद रेखा हवेली पंकज के नाम करने को तैयार नहीं थी और पंकज अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और पंकज ने प्लान बनाया कि रेखा को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात पंकज ने रेखा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसे मारकर खंडहर में यही की कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह पंकज ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि रेखा अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी रेखा वापस कैसे आ गई और वो कह रही थी कि उसने पंकज को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। सुनकर पूजा डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफना ही है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। कुलदीप कुछ बोलता इससे पहले ही उनके सामने रेखा खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, बाकी तो यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दें। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। रेखा तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज कुलदीप को माफ कर दो, नहीं इसकी मौत तो अब तय है। कहते हैं रेखा ने कुलदीप की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर फेंक कर मारा और अगले ही पल उसने कुलदीप का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने से खुटे पर टांग दिया। वह खुटा कुलदीप के सीने के आर पार हो गया और वह उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने पूजा की ओर देखा और कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूं, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो रेखा वापस आएगी।